आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम सकुशल हो चुकी हैं। उम्मीद ये भी करता हूं कि आप अच्छे अंकों के साथ अपनी सफलता मिले आपको और भविष्य में भी आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो देखिए, अब अपनी फिर से वही रनिंग जो क्लासें हैं वो चालू हो जाएंगी। जो बच्चे क्लासें लेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लें वो भी अपने रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ आदमी के अंदर जो गुण है, जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए, क्योंकि ज़माना बहुत बड़ा है। ज़माने में हर कोई आदमी पढ़ता है, हर कोई शिक्षा लेता है, लेकिन सबकी अलग शैली है, अलग भाषा है, अलग व्यवहार है, अलग सब कुछ। ये जिसे अपन कहते हैं कि क्वालिटी का होना जरूरी है। आपके अंदर गुण है तो वैल्यू है, गुण नहीं है तो आपकी जीरो वैल्यू है। समझ लो आप। इसलिए कहा गया है कि फूल कितना भी सुंदर हो, कद्र उसके गुण से होती है। आदमी कितना भी बड़ा हो, वैल्यू उसके गुण से होती है। तो गुणवान बनिए। बुरी संगत है, कुसंगत उसको छोड़िए, अच्छे आदमियों के साथ उठो बैठो और अच्छी बातें सुनो तो आपका बेड़ा पार होगा। देखिए, आज अपना जो टॉपिक है, अपना ऐसा कोई सिलेबस से संबंधित नहीं, लेकिन जो बीए चाहे वो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है और जो पढ़ने वाले हैं वो जीके के काम का है, जो आपको आगे भी काम आएगा, पढ़ाई थर्ड ईयर में भी काम आएगा आपको। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हैं जो देखिए, शब्द दिया है हिंदी की उत्पत्ति। इसका मतलब है कि हिंदी जो इसका जो विकास हुआ है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, कहाँ से आई है। आप सोचते हो कि हिंदी की उत्पत्ति सीधे ही आ गई हो और सीधे ही हिंदी भाषा, भाई चलो हमने तो पढ़ी है, लेकिन पढ़ी है तो फिर इसके पीछे का इतिहास क्या है। अब पीछे का इतिहास है तो अपन क्या कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि साहित्य को जब तक हम नहीं देखेंगे, उस दर्पण को हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे तो उसके इतिहास की हमको जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए साहित्य क्या है, इतिहास का दर्पण है। तो पुराना जो साहित्य है वो हमको इस चीज़ को दिखाता है। तो हिंदी की उत्पत्ति, उसके विकास, उसके उद्भव विकास के विषय में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो इसी के ऊपर अपन थोड़ी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हिंदी की उत्पत्ति, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हिंदी भाषा है हमारी। अब हिंदी भाषा क्यों आई, कैसे आई, इसके पीछे और कौन कौन सी भाषा थी या फिर डायरेक्ट हिंदी आई, उसके विषय में आपको थोड़ा सा जानकारी। तो देखिए, हिंदी की उत्पत्ति जो हुई तो सबसे पहले जो बात है वो क्या है आपकी कि हिंदी शब्द जो है वो कहाँ से आया। सबसे पहली बात तो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है ये भी ध्यान रखना। हिंदी शब्द जो है वो क्या है, फारसी। हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है। अब ये फारसी क्यों है, उसका भी एक रीजन है। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि फारसी और फारसी के लोगों की भाषा थी ईरानी। ईरानी लोगों की क्या थी भाषा, ईरानी लोगों की भाषा क्या थी, फारसी थी। इसीलिए हिंदी शब्द फारसी है। अब ये क्यों फारसी बना, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई, उसके विषय में देखिए। आपने देखा है कि मान लीजिए यह आपका इंडिया है, ठीक है। आपको और ये आपका भारत, ठीक है, ये आपका भारत है। आपने सुन रखा है कि ये जो एरिया है ये तो अपना हिमालय है। हिमालय तो यहाँ से हम सेफ है, ठीक है, इधर से हमें कोई खतरा नहीं है। इधर से लेके यहाँ ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा क्या है, पानी है। इधर से भी कोई खतरा नहीं, ठीक है। यहाँ अपना जो ये एरिया है, ये एरिया, यहाँ से कौन आए थे, ईरानी।
इसका मतलब है कि विदेशी शक्ति जितने बार आक्रमण हुए हैं ज़्यादातर वो कहाँ से हुए हैं, वो कहाँ से हुए हैं, यहाँ से हुए हैं। तो ईरानी लोग जो है वो भारत में यहाँ से एंट्री हुए और यहाँ आपके क्या है, यहाँ आपने सुना होगा सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत क्यों था, क्योंकि जो सिंधु नदी है उसके किनारे के आसपास का जो बसे हुए लोग थे उसके कारण इसको सिंध प्रांत बोला, क्योंकि पंजाब का एरिया है और पंजाब जो है 5 नदियों के समूह जो है उसी के नाम पर पंजाब नाम भी पड़ा है, जिसमें रावी है, सतलज है, ब्यास है, सिंधु है और झेलम। 5 नदी है, 5 नदी के नाम से ही पंजाब का नाम पड़ा है। तो ये एरिया जो है ये सिंध है, ठीक है। अब ये सिंध जो है, इस सिंध प्रांत क्यों पड़ा कि सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई जो आबादी जो लोग थे, तो ईरानी कहाँ आए, अपने भारत में आए और भारत में आकर ये कहाँ बस गए, सिंध नदी के आसपास बस गए। अब सिंधु नदी के आसपास बसे ईरानी लोग, तो ईरानियों की भाषा क्या दिखाइए, फारसी। ईरानियों की भाषा फारसी दिखाइए। तो ईरानी फारसी भाषा, तो फिर ये देखिए फारसी में क्या दिया है, से को क्या बोलते हैं, है, ठीक है। और दे को क्या बोलते हैं, दे। फारसी, हिंदी कैसे बनी, हिंदी के शब्द कैसे आया उसके विषय में दिया है कि से का है हुआ, फारसी में से को है बोलते हैं और दे को दे बोलते हैं, समझ लो आप। तो फिर ये फारसी से का है हुआ, दे का दे हुआ, तो ये क्या है, सिंध। सिंध से जो है वो क्या बन गया, हिंद बन गया, सिंध से हिंद बन गया। और हिंद के जो लोग हैं तो ये हिंद से क्या बना, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बन गया हिंद से। और हिंदुस्तान के जिन लोगों ने जो भाषा बोली है वो क्या कहलाई है, हिंदी। हिंद से हिंदुस्तान बना है, हिंदुस्तान के लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो फिर हिंदी के नाम से फेमस हुई। तो ये क्या दिया है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति दिखाई है, ईरानी लोगों का आगमन हुआ है सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में आसपास के में जो बसे हैं वहाँ फारसी में से का है हुआ है और धे का दे हुआ है, तो फिर वो सिंध से हिंद और हिंद से हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान के लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो हिंदी बन गई, ठीक है। पहला लॉजिक आपका ये है। उसके बाद जो आपको दिया है, तो देखिए इसमें एक चीज दी हुई है आपको, हिंदी भाषा। इसका मतलब है कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो सबसे पहले कहाँ से चला है, तो ध्यान रखना सबसे पहले अपनी भाषा चली है संस्कृत, संस्कृत। उसके बाद में आपकी क्या चली है, पाली। उसके बाद में आपकी क्या चली है, प्राकृत। उसके बाद में आपकी क्या चली है, अपभ्रंश, अपभ्रंश। उसके बाद में आपकी क्या चली है, अवध। और उसके बाद में आपकी क्या चली है, हिंदी। इतना स्टेज पार करने के बाद आपको हिंदी मिली है। आप सोच रहे हैं कि ये सारा का सारा समय जो है ना, ये कितना है, लगभग 3000 वर्ष पार करने के बाद हिंदी आई। समझे आप, हिंदी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हिंदी आपको आकर मिल गई। अरे अपन कहते हैं कि हिंदी के पीछे हमारी, कहते हैं कि हिंदी की जननी भी संस्कृत है? तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का उद्भव विकास हुआ है, क्योंकि संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा को क्या बोला जाता है, देव भाषा, देव भाषा के नाम से। या फिर अपन कहते हैं कि वेद भाषा, वेद भाषा बोलो, देव भाषा बोलो, बात वही है, क्योंकि जितने भी देवताओं ने जो वेद लिखे हैं वो संस्कृत में लिखे हैं। तो फिर ये क्या है कि
कि कम से कम 3000 वर्ष का पार करने के बाद हिंदी आई है हमारे पास, एकदम नहीं आई। तो संस्कृत में भी दो चीज़ें हैं, एक तो वेद क्या है, वैदिक भाषा, वैदिक भाषा है आपकी, और एक इसमें क्या चली है, लौकिक भाषा। लौकिक भाषा, लौकिक भाषा जो है इसमें वैदिक में क्या है, वैदिक भाषा में आपके वेद और पुराण, वेद पुराण और क्या है, उपनिषद, ये जो लिखे गए हैं, देवभाषा है, संस्कृत क्या है, देवभाषा है। तो वेद पुराण और उपनिषद, लौकिक साहित्य में आपके क्या लिखे हैं, लौकिक साहित्य में आपके लिखे हैं रामायण, क्या लिखा है, महाभारत, महाभारत, नाटक और क्या है, व्याकरण, ये सब के सब संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके बाद जो पाली भाषा है ये किसकी है, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के समकालीन, गौतम बुद्ध के समकालीन भाषा है, जो जनभाषा के रूप में किसको काम लिया था, पाली भाषा को। तो बौद्ध धर्म का जो भी प्रचार प्रसार हुआ है, प्रचार प्रसार जो हुआ है, जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो संस्कृत के बाद पाली का आगमन हुआ है, पाली के बाद फिर प्राकृत आई है। प्राकृत जो है उसमें कौन आए हैं, जैन धर्म, जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं, तो जैसे आपका पहला ऋषभदेव है, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, सुमतिनाथ और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, बहुत सारे 24वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म का प्रचार, जैन धर्म का क्या है, प्रचार, प्रचार और प्रसार किसमें हुआ है, प्राकृत भाषा में हुआ है, जो जैन धर्म को आगे बढ़ावा मिला है। उसके बाद फिर अपभ्रंश आया है आपके, अपभ्रंश, और अपभ्रंश में क्या मिलने लगा है, हिंदी का विकसित रूप, हिंदी का विकसित रूप देखने को मिलने लगा है, देखने, विकसित रूप देखने को मिला। इसका मतलब है कि यहाँ से मूल रूप से हिंदी का विकास अपभ्रंश से माना है, मूल रूप से हिंदी का विकास किससे माना है, अपभ्रंश से माना है, क्योंकि जस्ट हिंदी से पहले की आवट को इसमें गोल कर दिया, आवट को इसमें गोल कर दिया, सीधे अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकसित रूप माना है, अपभ्रंश का विकसित रूप हिंदी के रूप में उभर कर सामने आया है। तो हिंदी का विकसित रूप देखने को मिला है अपभ्रंश, और अपभ्रंश में कुछ साहित्य देखने को मिला, धर्म ग्रंथ जो है मतलब रचना, वो अपभ्रंश में देखने को मिली। तो यहाँ से हिंदी का एक विकसित रूप दिखाई देने लगा है, जो कितने इसमें जो दिया है, अभट्ट दिया है, अभट्ट, अपभ्रंश के बाद एक अभट्ट भाषा आई। अभट्ट का मतलब होता है जिसको क्या माना है, भ्रष्ट माना है, नीचे गिरी हुई भाषा माना है, पतित भाषा माना है, जिसको अभट्ट को क्या दिया है, पुरानी, पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी नाम दिया है उसको, जो पुरानी हिंदी। और जिसने क्या कहा था, चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा कौन थे, गोलेरी, चंद्रधर शर्मा गोलेरी ने पुराना। और एक दिया है जिसमें क्या दिया था, जनभाषा, जनभाषा के रूप में भी इसको दिखाया है, लेकिन पुरानी हिंदी के रूप में जाना गया है इसको, जो चंद्रधर शर्मा गोलेरी ने दिखाया है कि अभट्ट एक पुरानी भाषा थी, जो पथभ्रष्ट थी, जो नीची थी, उसका साहित्य में कोई इतना मतलब उसका विकसित रूप देखने को नहीं मिला। उसके बाद सीधी हिंदी का आगमन हुआ है, और ये हिंदी का आगमन जो हुआ है वो किसमें हुआ, 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से हुआ है, 1000 ईस्वी से हुआ है। तो 1000 ईस्वी से हिंदी का पदार्पण हो चुका है, और जितनी भी काव्य रचनाएँ जो आने लगी हैं, तो हिंदी में जो विकसित रूप आगे देखने को मिला है, उसमें इसके हिंदी के विकास को दिखाया है,
कि इसके हिंदी के विकास को कहाँ से दिखाया, 1000 ईस्वी से दिखाया है। लेकिन उससे पहले भी कुछ जो लोग हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने इस पूरे जो कालखंड है इसको 3 भागों में बांटा है। तो देखिए, इस कालखंड को क्या दिया है, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है इसके कालखंड को क्या दिया है, पहला प्राचीन, क्या दिया है, आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा के नाम से जाना गया है। दूसरा क्या दिया है, मध्यकालीन आर्य भाषा। और तीसरा दिया है आधुनिक कालीन आर्य भाषा, आधुनिक कालीन आर्य भाषा। इसको पूरे को 3 कालखंडों में बांटा है जब हिंदी का विकास दिखाया है। तो देखिए, प्राचीन आर्य भाषा का मतलब क्या है, ध्यान रखना, प्राचीन आर्य भाषा वही वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, जिसका समय सीमा क्या माना है, 1500 से ईसा पूर्व से कितना है, 500 ईसा पूर्व तक दिया है। उसके बाद फिर 500 ईसा पूर्व से कितना माना है, 1000 ईस्वी सन, यहाँ से बदल गया है सिस्टम। यहाँ 1500 ईसा पूर्व है और ये 500 ईसा पूर्व है, और 500 ईसा पूर्व से फिर ईस्वी सन में, ईसा पूर्व से ईस्वी सन में बदल गया है 1000 ईस्वी क्या है। और यहाँ आपका जो हुआ है 1000 ईस्वी से क्या है, वर्तमान तक ये हिंदी का विकसित रूप है। तो ये पूरा का पूरा कालखंड जो खंड है ना, वो एकदम नहीं आया। इसको हिंदी को आने में जो समय लगा है वो 3000 वर्ष का समय दिखाया है, कि ऐसे ही नहीं कि एकदम हिंदी आई और हमने पढ़ ली। अब यहाँ ये सारी की सारी इसमें कौन है, प्राचीन आर्य भाषा। तो ध्यान रखना, प्राचीन आर्य भाषा का मतलब है कि वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति में जो रचा गया साहित्य है। और मध्यकालीन आर्य भाषा में ध्यान रखना कि पाली है, प्राकृत है, पाली प्राकृत और अपभ्रंश जो दिखाई है, पाली प्राकृत अपभ्रंश मध्यकालीन में है। और आधुनिक कालीन आर्य जो भाषा है उसमें अपभ्रंश का जो विकसित रूप है हिंदी, उस हिंदी का आधुनिक कालीन आर्य भाषा, जिसको हम क्या बोलते हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, राजस्थान, और जो दिए हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, नहीं क्या, जो पहाड़ी वाली जो है, नेपाली है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जो है, ये सारी की सारी जो भाषा है वो सब आधुनिक काल की आर्य भाषाओं में आ जाती हैं, जिनका विकास 1000 ईस्वी सन से माना गया है। ठीक है, यहाँ तक अपना ये हो गया। उसके बाद फिर इनका जो विकसित रूप दिखाया है, तो यहाँ क्या दिया है, 5 उपभाषा, 5 उपभाषा, और क्या दिया है, 18 बोलियां, 18 बोलियां, 5 उपभाषा है, 18 बोली और 5 उपभाषाओं को हिंदी। इसका मतलब कहाँ से उपभाषाएँ कौन कौन सी हैं, 5 हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, उनके अंदर कौन कौन सी 18 बोलियां हैं, जो संविधान में शुरुआत जो 8वीं अनुसूची है अपनी भाषा की, उसमें 18 बोलियों को रखा है। उसके बाद 4 और जोड़ी हैं, तो वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है, 22। तो 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया है। ठीक है, और हिंदी संविधान ने हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में अपन जानते हैं कि हिंदी का एक रूप बड़ा विकसित रूप हुआ, जिसमें नागरिक काशी प्रचारणी सभा बनारस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये 5 भाषाएं और 18 बोलियां, ये कौन सी हैं,
इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।